जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बना रहा हूं टॉपिक के ऊपर जिसमें मेरे से बहुत जनों ने पूछा है कि स्टॉक एक्चुअल में सेलेक्ट कैसे करें और हम कैसे डिसाइड करें कि हमें इस स्टॉक में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे और आने वाले टाइम में उस सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी क्या है और आपको उस पर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपकी कन्विक्शन कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है उस सेक्टर से रिलेटेड, जो उस सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है। तो आप दो टाइप के स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे और मैं इसमें यह भी बताऊंगी कौन सा वो सेक्टर है जो आने वाले टाइम में यहां से डबल डिजिट 3 गुना तक का रिटर्न दिखा सकता है आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अपने एक बात कर लेता हूं बैंको इंडिया के ऊपर एग्जांपल के तौर पे। जैसे मैंने बैंको इंडिया पे वीडियो बनाया था और करीबन 2.5 महीने पहले वो स्टॉक रेकमेंड किया था, 92 रुपये के आसपास का रेट चल रहा था। अब फ्रेंड्स आप देखिए, उसके बाद वो स्टॉक करीबन 2 से 2.5 महीने 89 से लेके 94 रुपये का रेंज में उसने ऊपर नीचे अप एंड डाउन किया। अब उसमें आप देखिए, बहुत जन बोलते हैं कि फंडामेंटली कुछ काम नहीं करता। अब इस चीज को समझिए कि फंडामेंटली है जिसके वजह से स्टॉक मूव करता है। टेक्निकली तो क्या आप प्राइस एक्शन को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेते हैं। बट कोई भी स्टॉक में कुछ भी होता है, चाहे वो स्टॉक या मार्केट, तो उसमें जो भी चीज होता है वो फंडामेंटली, जब भी कोई कंपनी में चेंजेस होने वाला होता है फ्यूचर में, तो स्टॉक उस पर रिएक्ट करता है और हम टेक्निकली उस एक्शन को, उस प्राइस के एक्शन को हम पकड़ के अभी उस पर ट्रेड लेते हैं। बट ये जो कुछ भी होने वाला होता है वो फ्यूचर के देख के होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने एक बार ले लेते हैं, जैसे आज से 5-6 महीना पहले जब कोरोना वायरस का टाइम था और निफ्टी करीबन रैली किए जा रहा था 7,500 गिरने के बाद, तो मार्केट ने प्रिडिक्ट कर लिया था, फंडामेंटली है, मार्केट ने जब प्रिडिक्ट किया कि क्वार्टर का जो रिजल्ट होगा, क्वार्टर 2 का रिजल्ट वो अच्छा होगा, तो मार्केट ने ये प्रिडिक्ट किया। और रिजल्ट क्या है? फाइनेंशियल कोई भी फंडामेंटल होता है, तो मार्केट ने उस फंडामेंटल को प्रिडिक्ट कर लिया पहले ही 5-6 महीना पहले, और उसके अकॉर्डिंगली बाइंग हमने देखा जबरदस्त, और हमने देखा कि अब निफ्टी 12,000 अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अब क्या है, यहां से क्या मार्केट फिर गिर सकता है? तो देखिए, करेक्शन की मैं बात नहीं करूंगा। अब यहां से मार्केट ग्रोथ स्टोरी इंडिया की और ज्यादा है आने वाले टाइम में, 3 साल 4 साल की ग्रोथ स्टोरी जबरदस्त है, तो मार्केट फर्दर रैली करेगा। बट करेक्शन जो है वो तो पार्ट है मार्केट का, तो उसमें हमें वो मौका है हमें कोई भी शेयर को बाई करने का। अब बैंको इंडिया का एग्जांपल लेता हूं, 2 महीने मैं ये आपको क्यों एग्जांपल समझा रहा हूं फ्रेंड्स, ये आपको मदद करेगा शांत होने में और आपको पेशेंटली वेट करने में, और आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, कैसे फिर रिटर्न बनाया जा सकता है। क्योंकि जब वो शेयर अप्स एंड डाउन होता है और हम बार बार स्क्रीन खोल के उसे देखते रहते हैं, तो उसमें क्या है, हमारा माइंड ये उस तरीके से हो गया कि जैसे आप एक लैपटॉप के सामने आपने कोई कंपनी पे आपने क्वेरी की कि यार मेरा ये प्रोडक्ट अभी तक डिलीवर नहीं, आपने लैपटॉप में चैट आपने किया और आपने उसको कोई भी मैसेज भेजा। अब उस लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठे हो, क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट की जरूरत भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको अब चाहिए कि भाई रिप्लाई जल्दी आए। तो आपको हर एक सेकंड 1 सेकंड आपको 1 मिनट के बराबर लगेगा और हर 1 मिनट आपको 1 घंटे के बराबर लगेगा, बिकॉज आप स्क्रीन के सामने और आप कुछ चीज का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो अभी आने का, तो आपको 1 सेकंड। बट आप यहीं पे आप देखना, कोई म्यूजिक सुनना या अपना माइंड डाइवर्ट कर देना या आपका ध्यान कहीं और चल जाए, तो आपको वो 1 मिनट कैसे निकलेगा, या जब भी उसका रिप्लाई आएगा 2 मिनट 3 मिनट के अंदर, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मार्केट में सेम चीज होती है फ्रेंड्स। आप क्या, स्टॉक बाई करने के बाद स्क्रीन चालू करके उसके सामने में बैठ जाते हो और हर दिन उसको देखते रहते हो, तो आपको वो समय ज्यादा लगता है। बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो आपने एक्चुअली में कंपनी को कोई टाइम दिया ही नहीं अपने आप को परफॉर्म करने के लिए, और आप 2 दिन 4 दिन के अंदर पैनिक होकर उसको बेचने लगते हो। तो फ्रेंड्स, बैंको इंडिया पे अपने बात करते हैं, तो इस शेयर को मैंने रिकमेंड किया था। अब यहाँ पे आप देखिए 90-95 के रेंज में चल रहा था, और उसमें मैंने पूरा फंडामेंटली, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो बैंको इंडिया का, तो उस पर या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। वो शेयर अपने एनालिसिस में मैंने बताया कि आने वाले टाइम में इसकी प्रॉफिट ग्रो होगी और यहां से भी अच्छा रिटर्न कमाएगा। तो वही हुआ फ्रेंड्स, इस क्वार्टर में मैंने तो उसमें हालांकि प्रोजेक्ट किया और 1.5-2 साल तक का टारगेट उसमें सेट किया, 150 रुपए तक का। तो अब देखिए उसकी जो प्रॉफिट है 151 करोड़ की प्रॉफिट उसने पोस्ट की है इस क्वार्टर में, और आप देखोगे तो ये सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है जो उसने लास्ट क्वार्टर 2019 का जो क्वार्टर था उससे भी कई गुना, उससे भी ज्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है। आई एम सॉरी, 171 करोड़
की प्रॉफिट पोस्ट किया सितंबर 2020 में, और जबकि लास्ट ईयर सितंबर 2019 के क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट की थी 151 करोड़ की। और अगर आप लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट देखोगे मींस जून का, तो उसमें कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट की थी 54 करोड़। तो वह मान गिन ही नहीं रहे, कोरोना का था। बट हम यहां कंपेयर करें लास्ट सितंबर के क्वार्टर 2019 से कैसा परफॉर्मेंस दिया, तो उससे बढ़िया। और प्रॉफिट भी देखोगे अगर आप, तो 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया इस क्वार्टर में, जबकि वो 2019 के प्रॉफिट से कंपेयर करोगे जो 14 करोड़ के आसपास का था, तो वहां से 10% का प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने मिला। तो अब देखिए, अब शेयर का प्राइस भी 95 के भाव से, जिसमें ऊपर नीचे कर रहा था 95, वहां से अब शेयर हमें 115 तक देखा। तो मैंने बहुत बार मेंशन किया है, जब भी एक स्टॉक एक साइडवेज चलता है, कंसोलिडेट करता है, एक रैली के बाद भी करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अनसर्टेनिटी भी जब रहती तब भी, तो ये रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट पहले स्टॉक ने रैली किया 60 रुपए से लेकर 90 रुपीज तक, रैली करने के बाद फिर एक स्टॉक एक जगह पे कंसोलिडेट किया बहुत टाइम तक, 2 महीने 2.5 महीने तक। फिर जैसे रिजल्ट आया उससे 2-3 दिन पहले, क्योंकि मैंने बोला बड़ा पैसा को पहले पता रहता है ड्यू टू देयर नेटवर्क, तो उसके पहले स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। और मार्केट में एक्सपेक्ट, जैसे मैंने अपने एनालिसिस के थ्रू एक्सपेक्ट कर रखा था कि प्रॉफिट इसकी ग्रो होगी, वैसे ही जो बड़ा पैसा वो भी अपने एनालिसिस के थ्रू एक्सपेक्टेशन करके रखते हैं कि फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंट में पैसा उसमें डालते हैं। तो ये एक एग्जांपल रहा फ्रेंड्स, इससे यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, प्रॉफिटेबल स्टॉक को चूज करें, फिर वो सेक्टर को देखें कि कैसे ग्रो कर सकता है। जैसे ये ऑटोमोबाइल्स और ऑटो एंसेलरीज से रिलेटेड सेक्टर है, तो उसकी ग्रोथ मेरे को ग्रोथ स्टोरीज पे, मेरे आने वाले टाइम में जो ग्रोथ स्टोरीज पे विश्वास है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का व्हीकल हो या आने वाले टाइम और भी जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी इन सब की, तो उस हिसाब से भी इसमें एक है कि हमें इसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने मिलेगा। अब सेकंड बात करते हैं कि एक माइंड सेट के ऊपर, जो मैंने बहुतों के में देखा है वो ये देखते हैं कि छोटा स्टॉक लेते हैं 55, 20, 25, 30। मैं ये नहीं बोल रहा कि 30-35 रुपए का स्टॉक ना ले, मैंने हालांकि IDFC फर्स्ट बैंक भी रिकमेंड किया है। तो यहाँ क्या सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो बढ़िया स्टॉक है तो आप उसको बाई करें, बिकॉज वही सब स्टॉक है, अगर बढ़िया मतलब फंडामेंटली बढ़िया, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ROC ROE क्या होना चाहिए वो भी मैंने बता रखा है, एटलीस्ट 20 के आसपास होना चाहिए ROC और ROE। अगर ये सब मिले छोटे स्टॉक में तब ले, और डेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो वैसे अब वो स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं, और वो फंडामेंटली अगर बढ़िया है तभी। अब पर बहुत जन की मेंटालिटी क्या रहती है, बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि यार फंडामेंटली स्टॉक तो वो 30 रुपए का स्टॉक है फ्रेंड्स, तो बोल रहे कि वो कितना गिरेगा, गिर जाएगा तो 5 रुपए गिर जाएगा। अरे भाई आपको ये समझना है फ्रेंड्स कि वो 30 रुपए का स्टॉक अगर 5-6 गिरे, आप ये मत देखिए उस 30 रुपए के स्टॉक में अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और वहां से 5-6-7 गिरता है 10%, तो आप अपने कैपिटल पे देखो। यही बिगनर्स में प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये नहीं देखते कि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट का, मान लीजिए आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है और वो भले 30 का शेयर है, 5 रुपए का शेयर, अगर आपने 1 लाख आपके पास कैपिटल, उसमें आपने 90,000 अगर उसी शेयर में डाल दिया है, और वो अब 5 का शेयर अगर गिरने को 2 रुपया हो जाए तो आपको तो लगेगा 3 रुपया गिरा, बट आपका जो 90,000 का कैपिटल है वो तो 40,000 हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से क्यों नहीं कंपेयर करते, मेरे को नहीं समझ में आता कि आप ये तो लेमैन की अंडरस्टैंडिंग है, इसको आपको समझ लेना चाहिए कि मेरे को ये नहीं देखना कि शेयर 30 का शेयर तो 2 गिरेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-6 रुपया गिर जाएगा। आपको ये देखना कि आपने अपना जो कैपिटल है उसका एक्सपोजर कितना किया उस शेयर में, एक्सपोजर से आपको देखना। ये एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता था। फिर सेकंड है, अब मैं जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है उसका मैं बता रहा हूं, आने वाले टाइम में अभी जो इंडस्ट्रीज है वो $40 बिलियन की इंडस्ट्री है। 2030 तक ये इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल्स की करीबन 120 से 130 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी इंडिया की। तो अब यहां पे देखिए, इसमें जो ये बनेगी तो यहां से करीबन 3 गुना ये इंडस्ट्री हो सकती है 10 साल में, और ये बहुत बेहतरीन है। तो आपको अब क्या करना है, फार्मास्यूटिकल्स में जो बढ़िया स्टॉक है, एक लीडर को पकड़ लीजिए, उसमें ज्यादा पैसा डालिए, और एक जो यंग है उसमें थोड़ा सा पैसा डालिए, क्योंकि यंग में क्योंकि वो यंग कंपनी है तो उसको अभी परफॉर्म करना, उसको टिकना है, तो उस हिसाब से उस पर आप थोड़ा पैसा अपना कम रखिए और लीडर पे ज्यादा पैसा डालें। और ये जो ग्रोथ स्टोरी है 3 गुना, आप चीज को समझिए, यहां इसको कंपटीशन से नहीं छीनना, यहां पे मार्केट ही बढ़ जाएगा। यहां ऐसा नहीं है कि आपको एक तालाब में ही छोड़ दिया गया और उसी में आपको एक दूसरे को मार काटना, मछली एक दूसरे को मार रही काट रही है। कंपटीशन तो रहेगा ही, बट यहां पे ये कि साथ साथ में मार्केट भी बढ़ रहा है। मार्केट जो $40 बिलियन का वो 3 गुना होने वाला है, मतलब ग्रोथ यहां से 3 गुना दिख रही। तो आपको जो बढ़िया स्टॉक है, जिसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसको आपको लेना चाहिए। फिर सेकंड, गवर्नमेंट भी हेल्थ केयर में, जैसे अगर इकोनॉमी ग्रोथ करेगा फ्रेंड्स, तो डिफेंस, हेल्थ केयर, ये सब में बजट बढ़ता है। अब गवर्नमेंट का भी अगर प्लान है 1% अभी हेल्थ केयर में सेक्टर में इन्वेस्ट करिए गवर्नमेंट GDP का,
तो अब आने वाले टाइम में 2025 तक इसको 2.5% के आसपास करने का प्लान है और 2030 तक 5%। तो ये भी एक रोल प्ले करेगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ग्रो करने में। अब सेकंड है जो गवर्नमेंट एक लाख 1 लाख करोड़ का जो 1 लाख करोड़ का फंड एलोकेट कर रही है फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में बाय 2023। तो आप देखिए कि यहां पे ग्रोथ स्टोरी मतलब जो प्लानिंग है वो बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा आ जाती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपको दाव खेलना है तो आपको फिर लीडर पे खेलना है, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी तो है तो इसके संग संग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उस पर फिर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है इस टाइम पे जिसपे आपको लग रहा है कि जो लीडर रह चुका है, जो बढ़िया रह चुका है, जिसको अभी आपको उससे एक्यूमुलेट करते रहना। और फिर मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म विजन रखना, करेक्शन से मत घबराइए। करेक्शन में आपको बल्कि खुश होना चाहिए। अच्छी कंपनी अगर वो फंडामेंटली तो आप उसको एवरेज कर सकते हैं। खराब कंपनी की बात नहीं करा एवरेज करने की, तो आपको उसको और बाई करते रहना हर स्टेज दर स्टेज। बट दिक्कत कहां आ जाती है, एक बार पैसा उसमें डाल के फिर हम सोचते हैं कि 5 दिन 10 दिन में मेरा व्यू तो लॉन्ग टर्म है, बोल देते कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, बट वो उसमें मतलब मेंटालिटी ऐसी आ जाती। फ्रेंड मैंने बहुतों से बात की, वो क्या सोचते हैं, भैया ये जो शेयर है ये तो पर 5% नीचे आ गया, 3% नीचे आ गया, हाँ मैं होल्ड किया हूं 2 साल के लिए बट नीचे। तो आप क्या सोच रहे हो, मतलब मेरे को यहां समझ नहीं आ रहा है आपकी थिंकिंग। आप क्या सोच रहे हो, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं बट मेरे पे ये फेवर करे स्टॉक कि मैंने अगर उसको मान लीजिए कोई शेयर 500 का है तो मैंने उसको लिया है, वो नीचे ना आए, मैं उसको होल्ड कर लूंगा 2 साल बट वो ऊपर ही चलता रहे। ऐसे तो सर कोई भी होल्ड कर लेगा और कोई भी बना लेगा। यहां क्या है, बैंको इंडिया का शेयर 95 पे रिकमेंड किया, उसके बाद उसने 89 का भी दिखाया, 87 का भी लो दिखाया। तो यहां बोलोगे यार ये तो गिर रहा है, आपको ये है फ्लक्चुएशन, ये है वॉलेटिलिटी। और ये तो एक मजेदार चीज है, इसमें तो आपको उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर वॉलेटिलिटी सेंटिमेंट की वजह से एक बार हल्का सा नीचे आता है, बट अब देखिए रिजल्ट आने के बाद क्या परफॉर्म किया, कहां गया वो शेयर, 95 का शेयर 114 115 तक चला गया फ्रेंड्स। तो इसी चीज को आपको समझना है और इस हिसाब से समझ से आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप जरूर पैसा बनाएंगे। इस तरह के और भी वीडियोस मैं कंटिन्यूसली आपके लिए आते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें जिससे मैं इस तरह के वीडियोस आपको लाता रहूं और आप भी बढ़िया मुनाफा कमाए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, ओवर एंड आउट।